1855 की दिल्ली, एक ऐसा शहर जो मुगलों की विरासत के बीच अंग्रेजी बूटों की धमक सुनने लगा था। शाहजहां के बनवाए हुए लाल किले के बाहर अब यूनियन जैक लहरा रहा था। सड़कों पर गोरों की बग्घियां दौड़ती थीं और चांदनी चौक की रौनक धीरे धीरे सूखती जा रही थी। दिल्ली अब दिल्ली नहीं रही, वह एक दबे हुए स्वाभिमान की परछाई बन चुकी थी। दिल्ली के पुराने मोहल्ले बल्लीमारान में एक छोटी सी कोठरी में रहती थी रजिया बेगम, एक विधवा। उम्र लगभग 30 साल, सांवला चेहरा, आंखों में तेज और माथे पर हल्की शिकने। उसके चेहरे पर एक गहराई थी, जैसे वक्त ने उसकी आत्मा को वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया हो। उसका पति नासिर मिस्त्री लाल किले की मरम्मत का काम करता था। हर सुबह वह किले की दीवारों पर चढ़ता, ईंटें जोड़ता और शाम को थककर घर लौटता। एक दिन काम करते हुए एक पत्थर की दीवार अचानक ढह गई और नासिर उसी के नीचे दब गया। बस रज्जिया की दुनिया वहीं रुक गई। न कोई बच्चा, न कोई रिश्तेदार, बस बची एक सिलाई मशीन, कुछ पुराने कपड़े और एक कोठरी जिसमें अब सन्नाटा भी सांस लेता था। रज्जिया का जीवन बेहद सादा था। वह दिन भर पड़ोस की महिलाओं के कपड़े सिलती, बच्चों की फटी कमीजें सीती और रात को कुरान की आयतें पढ़ते हुए अपने गमों से लड़ती। मगर उसके भीतर कुछ था, कोई गहरी बेचैनी, कोई बगावत जो अब तक शांत थी लेकिन सोई नहीं थी। दिल्ली उस समय धीरे धीरे उबल रही थी। अंग्रेजों ने सन 1853 में दिल्ली पर पूरा कब्जा कर लिया था। बहादुर शाह जफर सिर्फ नाम के सम्राट बन चुके थे। असली हुकूमत कंपनी के अफसर चला रहे थे। बाजारों में कर बढ़ा दिए गए थे, सैनिकों की छंटनी हो रही थी और धार्मिक भावनाओं को कुचला जा रहा था। रजिया के मोहल्ले के बुजुर्ग अक्सर कहते, अब ये शहर हमारा नहीं रहा, ना दिल्ली रही, ना दिल। रजिया के पति की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। वह जानती थी कि अंग्रेज इंजीनियरों ने लाल किले की मरम्मत में घटिया सामग्री इस्तेमाल की थी जानबूझकर। लोग कहते थे अंग्रेजों को दिल्ली की दीवारें नहीं, इसकी आत्मा तोड़नी है। रज्जिया के दिल में धीरे धीरे आग लगने लगी थी। वह जानती थी कि अगर कुछ नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां घुटनों पर जन्म लेंगी। एक दिन जब वह चांदनी चौक के पास कुछ कपड़ा लेने गई, उसने देखा कि 2 अंग्रेज सिपाही एक बूढ़े फकीर को पीट रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उसने सड़क के किनारे बैठने की हिम्मत की थी। उस दिन रज्जिया ने पहली बार अपने होंठ काटे गुस्से से और मन में ठान लिया, ये लड़ाई मेरी भी है। मैं अकेली हूं, मगर बेजुबान नहीं। वो जानती थी कि हथियार उसके पास नहीं, लेकिन उसकी जानकारी बहुत कीमती थी। उसने अपने पति के पुराने नोट्स निकाले, लाल किले के नक्शे, दीवारों की दिशा, सुरंगों की बातें, वो सब उसने संभाल कर रखे थे और अब वो उसके अस्त्र बनने वाले थे। दिल्ली के आम लोग अब भी खामोश थे, मगर कुछ कुछ अफवाहें चलने लगी थी। कुछ सैनिक असंतुष्ट हो गए हैं, कहीं कहीं विद्रोह की तैयारी है। एक गुप्त संगठन बन रहा है जो अंग्रेजों को दिल्ली से खदेड़ना चाहता है। रजिया चुप नहीं रहना चाहती थी। रजिया बेगम अब सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वह अब एक ऐसी चिंगारी बन चुकी थी जिसे बस जरा सी हवा की जरूरत थी, और वह हवा बहुत जल्द आने वाली थी, एक घायल सैनिक के रूप में जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। 1856 की सर्दियों की एक रात दिल्ली की गलियां कोहरे से ढकी थीं और चांदनी चौक की रौनक धीरे धीरे बुझ रही थी। बल्लीमारान के संकरे गलियों में हर घर के दरवाजे बंद थे, मगर एक कोठरी की खिड़की से हल्की रोशनी छन रही थी। वो रजिया बेगम का घर था। रजिया अपने पुराने कपड़ों की गठरी से कुछ कपड़े निकालकर सिलाई कर रही थी जब उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी, हल्की मगर बेचैन। उसने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक युवक खड़ा था, खून से सना कुर्ता, माथे पर पट्टी और पांव में घाव। उसकी आंखों में डर भी था और आग भी। मैं अर्जुन हूं, उसने धीरे से कहा। कृपया मुझे कुछ देर पनाह दे दीजिए, मैं अंग्रेजों से भाग रहा हूं। रजिया कुछ देर तक उसकी ओर देखती रही। वह मुसलमान थी, वह हिंदू, लेकिन दोनों के चेहरों पर एक ही दर्द था, गुलामी का। उसने उसे अंदर बुलाया और बिना कुछ पूछे उसके जख्मों की पट्टी करने लगी। अर्जुन के शरीर पर जगह जगह नीले निशान थे। क्या तुमने विद्रोह किया है? हाँ, उसने धीरे से जवाब दिया। मैं मेरठ छावनी से हूं। वहां हमने
इन फिरंगियों के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन हमें दबा दिया गया। अब हम दिल्ली में गुप्त तरीके से संगठन बना रहे हैं। रजिया ने बिना पलक झपकाए पूछा, क्या उस संगठन में औरतों की भी जरूरत है? अर्जुन चौंका। तुम? हाँ, उसने कहा, मैं अपने पति को लाल किले में खो चुकी हूं। अब मेरी खामोशी ही मेरी गद्दारी होगी। अर्जुन ने बताया कि वह एक गुप्त संगठन से जुड़ा है, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत दल। यह संगठन पूरे उत्तर भारत में फैला था। ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और अब दिल्ली तक। उनका उद्देश्य था किले के भीतर की जानकारी हासिल करना, दिल्ली के लोगों को उठ खड़े होने के लिए प्रेरित करना। उसके पास एक ताकतवर हथियार था, सिलाई का हुनर और लाल किले की पुरानी जानकारी जो उसके पति ने छोड़ी थी। रजिया अब सिलाई करने वाली के रूप में उन महिलाओं से जुड़ गई जो किले के अफसरों के घरों में काम करती थीं। उसने धीरे धीरे फिर से लाल किले के गलियारों में पांव रखना शुरू किया। वही दीवारें, वही हवाएं, लेकिन अब उद्देश्य अलग था। वह देखती थी हथियार कहां से आते हैं और कहां जमा होते हैं, कौन से सैनिक भरोसेमंद हैं और कौन गद्दार। हर रात वह ये सारी जानकारियां छोटे छोटे नोट्स में लिखती, उन्हें कपड़ों में छुपाती और अर्जुन तक पहुंचाती। रजिया और अर्जुन के बीच अब एक अघोषित समझ थी। जहां अर्जुन संगठन से बाहर के जवानों को जोड़ रहा था, वहीं रजिया अंदर से अंग्रेजों की दीवारें कमजोर कर रही थी। धीरे धीरे किले की बारूद का भंडार चिन्हित हुआ, अफसरों की रूटीन ट्रैक होने लगी। किले की एक गुप्त सुरंग का पता चला, जिसे अंग्रेज अब भूल चुके थे। रजिया ने उस सुरंग को आजादी का रास्ता नाम दिया। रजिया अब सिर्फ जासूस नहीं रही, वह अब बन चुकी थी क्रांति की आंखें और कान। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी हर हरकत पर एक और आंख नजर रख रही है, जो अंग्रेजों की थी, और बहुत जल्द यही चालाकी जानलेवा बनने वाली थी। दिल्ली के दिल में बसा लाल किला अब सिर्फ एक इमारत नहीं था, वह बना था षड्यंत्रों, निगरानी और गुप्त क्रांति का केंद्र। रजिया बेगम अब वहां एक चुपचाप रहने वाली दर्जिन नहीं रही, वह अब बन चुकी थी स्वतंत्र भारत दल की आंखें और कान। रोज सुबह वह किले के भीतर जाती, जहां अफसरों के घरों में महिलाएं काम करती थीं। रजिया उनके जरिए धीरे धीरे वो जानकारियां निकालने लगी जो सीधे अंग्रेजों की सैन्य व्यवस्था से जुड़ी थीं। कौन सा अफसर कब कहां जाता है, गोदामों में कितने हथियार हैं, किस सुरंग का रास्ता अभी बंद है और कौन सी चालू है, लाल किले की छतों और तहखानों में क्या रखा है। वह ये सारी सूचनाएं सिलाई के धागों में छुपाकर बाहर निकालती और अर्जुन तक पहुंचाती। एक दिन रजिया को पता चला कि अंग्रेज एक नया बारूद का भंडार किले के अंदर बना रहे हैं। अगर उस जगह को उड़ा दिया जाए तो किले की सैन्य ताकत आधी रह जाएगी। यह सुनकर स्वतंत्र भारत दल में हलचल मच गई। अर्जुन और उसके साथी चाहते थे कि इस जानकारी को पूरी तरह पुख्ता किया जाए। रजिया ने 5 दिनों में वहां के गार्ड शेड्यूल, चौकीदार की आदतें और गोदाम तक जाने वाली संकरी सुरंग की पूरी मैपिंग तैयार की। लेकिन जितना गहराई से रजिया अंदर जा रही थी, उतनी ही तेज नजरें उस पर पड़ने लगी। एक अंग्रेज अफसर कैप्टन ह्यूजेस, जो पहले अफगान युद्ध में रह चुका था, उसकी गतिविधियों पर ध्यान देने लगा। ये औरत बार क्यों आती है, किससे मिलती है? उसने एक भारतीय सिपाही को आदेश दिया, इसकी निगरानी करो। रजिया को इसकी भनक लग गई। उसने 2 दिनों के लिए बाहर जाना बंद कर दिया, लेकिन उसका संदेश अंदर तक पहुंचता रहा। एक रात अर्जुन के नेतृत्व में कुछ क्रांतिकारियों ने किले के बाहर एक अंग्रेजी हथियार गाड़ी पर हमला किया। यह हमला सिर्फ एक टेस्ट मिशन था, मगर असर बड़ा हुआ। अंग्रेज सख्त हो गए। अब हर आने जाने वाली महिला की तलाशी होने लगी। रजिया का खतरा बढ़ गया था, लेकिन उसकी हिम्मत पहले से कहीं ज्यादा थी। रजिया अब किले की गहराइयों तक पहुंच चुकी थी, मगर अब वह दुश्मनों की नजरों में भी थी, और अगली बार एक गद्दार उसका इंतजार कर रहा था। जहां जंग अंधेरे में लड़ी जाती है, वहां रोशनी से डर लगता है। रजिया बेगम की चालें इतनी गहरी और सटीक थीं कि अंग्रेज भी हैरान थे कि उन्हें लीक कौन कर रहा है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके बीच का ही एक वफादार सिपाही, जिसका नाम था रमजान, अब पैसों के लालच में गद्दार बन चुका था।
रमजान को कैप्टन ह्यूजेस ने 100 सोने के सिक्कों का वादा किया अगर वह रजिया की असली पहचान और उसके साथियों का नाम बता दे। रमजान ने झूठी खबर फैलाई कि किले में एक गुप्त सुरंग मिली है जो बाहर रावी मोहल्ला तक जाती है और उसमें अंग्रेज एक बड़ा हथियार रख रहे हैं। रजिया को यह खबर जानबूझकर पहुंचाई गई और जैसे ही वह उस सुरंग तक पहुंची, 4 अंग्रेज सिपाही पहले से वहां छुपे हुए थे। रजिया बेगम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, हथकड़ी डाली गई और उसे लाल किले के एक काले कोठरी में कैद कर दिया गया। वहां सिर्फ अंधेरा था और दीवारों पर ब्रिटिश काल की सड़ान। रजिया को पानी में नमक डालकर पिलाया गया। उसके भोजन में कीड़े डाले जाते। हर दिन कैप्टन ह्यूजेस पूछता, बताओ कौन है तुम्हारे साथी, कौन है अर्जुन, तुम्हारे संदेश कहां जाते हैं? लेकिन रजिया की जुबान लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी। उसी समय दिल्ली की गलियों में एक अफवाह फैलने लगी। एक बूढ़ा फकीर हर रात लाल किले के पास दिखाई देता है और कहता है जंजीरें जलेगी और रजिया लौटेगी। लोगों ने सोचा ये कोई दीवाना है, लेकिन अर्जुन जानता था ये उनका पुराना मार्गदर्शक था और ये इशारा था कि अंतिम लड़ाई का वक्त आ गया है। रजिया की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही अर्जुन ने कसम खाई, अब लड़ाई भीतर नहीं बाहर होगी और अंग्रेजों को दिल्ली की मिट्टी भी नहीं बख्शेगी। अब अंतिम योजना बनाई गई। लाल किले के बाहर विद्रोह, अंग्रेज गोदामों में आग और रजिया को छुड़ाने की आखिरी कोशिश। अब दिल्ली जलने वाली थी और उस आग में एक और नाम अमर होने वाला था। 8 अगस्त 1857 की रात दिल्ली के चांदनी चौक, दरियागंज और जामा मस्जिद के इर्द गिर्द अचानक आग भड़क उठी। ये कोई हादसा नहीं था, ये अर्जुन और उनके साथियों की आखिरी क्रांति थी। हथियारों के गोदाम, खाद्य भंडार और ब्रिटिश बैरक्स जलने लगे। हर दिशा से नारा गूंजा, रजिया बेगम जिंदाबाद, अंग्रेज भारत छोड़ो। लाल किले की दीवारों पर झंडा फहराया गया और भीड़ किले के गेट तक पहुंच गई। अर्जुन को उम्मीद थी कि वे रजिया को छुड़ा पाएंगे, लेकिन कैप्टन ह्यूजेस ने चालाकी से एक आदेश पहले ही जारी कर दिया था, अगर भीड़ किले तक पहुंचे तो रजिया को फांसी दे दो। रजिया को फांसी पर ले जाया जा रहा था। तभी अचानक जेलर ने कहा, कोई तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता है। वो बुजुर्ग फकीर था जिसकी आंखों में आंसू और होंठों पर दुआ थी। उसने बस एक बात कही, तुम्हारा नाम मिटेगा नहीं रजिया, तुम्हारी चिंगारी एक दिन देश को जला देगी, गुलामी से आजादी की ओर। रजिया बेगम को 9 अगस्त 1857 को लाल किले के आंतरिक प्रांगण में फांसी दी गई। कोई जनाजा नहीं हुआ, कोई कब्र नहीं मिली, लेकिन जब हवा चलती थी लोग कहते थे इस मिट्टी में आजादी की खुशबू है और उस खुशबू में रजिया का लहू। कई साल बाद बहादुर शाह जफर को भी बर्मा भेज दिया गया। अर्जुन एक लड़ाई में शहीद हो गया और फकीर गुमनाम हो गया। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ, एक पुराना दस्तावेज लाल किले की तहखानों में मिला। उस पर लिखा था, रजिया बेगम वो जो खामोश रही मगर भारत को जगा गई।